हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी गुरु। तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4 है आज, है ना। थर्मोडायनेमिक्स आई होप आपने सारे पुराने लेक्चर्स भी देखे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हीट पर एंड हम ये समझेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी क्या होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे समझेंगे इसको, एक एक छोटी छोटी बातें समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हीट क्या है, राइट। अगला जो लेक्चर होगा बेटा हमारा सिर्फ वर्क पर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर हीट क्या चीज है, तो देखते हैं। ठीक है, बढ़िया लग रहा है ये। चलो, हीट है बेटा, हीट इज डिफाइन अस एनर्जी। हीट एक प्रकार का क्या है, मतलब एनर्जी को ही हम हीट कहते हैं, राइट। हम एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं हीट के फॉर्म में। ओके, हीट इज डिफाइन अस एनर्जी दैट फ्लो इनटू or out of system because of difference in temperature between system and its surrounding। देखो ये तो हो गया बुकिश लैंग्वेज में बढ़िया वाली, है ना, प्योर इंग्लिश में डेफिनेशन। ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग आप ये समझो। पहली बात देखो, सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे सकता है, सिस्टम सराउंडिंग से हीट ले सकता है। ठीक है, बात क्लियर है। और ऐसा कब होगा, जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, है ना। मान लो कि सिस्टम का टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग का ज़्यादा है, या सराउंडिंग का ज़्यादा है, सिस्टम का कम है, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि एक प्रकार का एनर्जी का फ्लो है ना। हीट क्या है, हीट एक्चुअल में क्या चीज़ है, हीट बेटा एक्चुअल में फ्लो ऑफ एनर्जी है। क्या है, हीट फ्लो ऑफ एनर्जी है। और फ्लो ऑफ एनर्जी किस किस के बीच में है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। और क्यों है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। समझ में आई बात। एनर्जी क्या है, सॉरी हीट क्या है, हीट सर फ्लो ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, क्यों हो रहा है, टेम्परेचर के डिफरेंस के वजह से हो रहा है। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो हीट है बेटा, हीट के अंदर यहीं पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहीं पर हम लोग, या फिर हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो IUPAC वाले थे, है ना। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है, बिल्कुल सर। सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकती है ना। किसके फॉर्म में आएगी, एनर्जी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में आएगी, मतलब ये फ्लो किसके रूप में होगा, किसके फॉर्म में होगा, एनर्जी के फॉर्म में होगा। और उसी एनर्जी के फॉर्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हीट के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। बात समझ में आई। अब देखो, जो IUPAC वाले थे, IUPAC नॉमेनक्लेचर आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। ठीक है, तो IUPAC है ना, एक संस्थान है। तो उन लोगों ने बोला कि अगर हीट लॉस्ट बाय सिस्टम, हीट लॉस्ट बाय सिस्टम, ठीक है, एंड हीट गेन गेन टू सिस्टम, तो IUPAC वालों ने बोला बाय कन्वेंशन, कंफ्यूजन से दूर रखने के लिए या थ्योरीज को और अच्छे से समझने के लिए कि बार बार कंफ्यूजन ना हो, इसलिए IUPAC वाले बंदों ने ये बताया, बंदे मतलब नहीं, वहाँ पर कोई साइंटिस्ट बैठे रहे होंगे, कोई ना कोई बैठा रहा होगा, है ना। तो उन लोगों ने बताया कि हीट लॉस्ट बाय सिस्टम को ऑलवेज निगेटिव साइन से डिनोट करना। कौन से साइन से डिनोट करना है इसे, निगेटिव साइन से। हीट गेन टू सिस्टम को ऑलवेज पॉजिटिव साइन से डिनोटेड करना है। ठीक है, तो आज के बाद अपनी बुद्धि में फिट कर लो कि जहां कहीं भी हीट का लॉस होगा तो निगेटिव साइन से डिनोट किया जाएगा, और जहां कहीं हीट गेन होगी, हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे, है ना। अब लॉस्ट की जगह रिलीज वर्ड भी यूज किया जा सकता है, गेन की जगह पर एब्जॉर्ब वर्ड भी यूज किया जा सकता है। तो याद रखना कि हीट लॉस्ट ऑब्लिक रिलीज्ड बाय सिस्टम always denoted by negative sign, and heat gain or absorb to system is always denoted by पॉजिटिव साइन। आई होप इतनी बातें आपके समझ में आ रही होंगी। अब देखो, हीट के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे। हीट के अंदर ही हम लोग सबसे पहले, वैसे मैंने हेडिंग लगा के आया, हाँ, ये तीनों चीज़ों को अभी हमें पढ़ना है, ये तीनों चीज़ों को अभी हमें पढ़ना है। समझ में आ रही बात। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी, फिर पढ़ेंगे बेटा मोलर हीट कैपेसिटी, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
ठीक है। अब देखो ये ऐसा समझ लो कि हीट के टाइप है ना, टाइप ऑफ हीट्स हैं समझ लो। ठीक है। अब हीट कैपेसिटी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इनको इन डिटेल्स में धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे हीट कैपेसिटी। क्या डालेंगे? हीट कैपेसिटी। हाँ, हीट कैपेसिटी को हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है? हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग कि हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो देखते हैं हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो हीट कैपेसिटी को समझोगे तो मोलर समझ में आ जाएगा, और मोलर को समझोगे तो स्पेसिफिक समझ में आ जाएगा। ठीक है। मोलर वर्ड का मतलब होता है कि मोल के लिए डिफाइंड है, स्पेसिफिक वर्ड का मतलब है कि ग्राम के लिए डिफाइंड है। ठीक है। अब धीरे धीरे मैं डेफिनेशंस लिखूंगा, धीरे धीरे उसको फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिखूंगा तो चीजें समझ में आने लगेगी। तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट, क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ हीट, amount of heat required, amount of heat required, amount of heat required to to raise करना मतलब बढ़ाना होता है, raise the temperature, amount of heat required to raise the temperature of given amount of given amount of substance, given amount of substance, given amount of substance by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। क्या लिखा है मैंने? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड मतलब हीट की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी हीट आपको लगेगी। क्यों लगेगी भाई? रेस्ट करने के लिए। क्या? टेम्परेचर को रेस्ट करने के लिए, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। कितना बढ़ाने के लिए? 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। ठीक है। ये तो बुकिश लैंग्वेज है, लेकिन इन जर्नल अगर हमें किसी को बताना है तो हम क्या बोलेंगे? हम उसको ये बताएंगे कि अमाउंट ऑफ हीट, ये मैंने आपको कहाँ बताया था, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था लेक्चर नंबर 2, उसमें भी मैंने आपको हीट कैपेसिटी के बारे में बताया था थोड़ा सा, है ना। तो हाँ, किसी ने पूछा कि भाई हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो क्या बताओगे? बोलोगे कि सर हीट कैपेसिटी, हीट रिक्वायर्ड, पहली बात हमें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड लगेगी। क्यों लगेगी? हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। कितना इंक्रीज करना होगा? 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है। तो हीट कैपेसिटी को अगर हम एज अ फॉर्मूले फॉर्म में लिखे, है ना, फॉर्मूले के रूप में अगर हम इसे लिखने की कोशिश करें तो हीट कैपेसिटी बराबर हम क्या लिखेंगे? हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे दादा बताओ? हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हम लिखेंगे हीट रिक्वायर्ड, हम क्या लिखेंगे? हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई, भाई हीट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई, अब मैं देखो इस डेफिनेशन को कन्वर्ट कर रहा हूँ फॉर्मूले के फॉर्म में, है ना, इसलिए मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? हीट रिक्वायर्ड रेज इन टेम्परेचर, रेज इन टेम्परेचर मतलब आपको कितनी हीट रिक्वायर्ड हो रही है टेम्परेचर को रेज्ड करने के लिए। समझ में आई बात? अब वो कोई भी गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको दिया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। हीट रिक्वायर्ड को मैं दिखाऊंगा डीक्यू से, इसे दिखाऊंगा बेटा डीक्यू से। रेज्ड इन टेम्परेचर को मैं किससे दिखाऊंगा? dt से। अब आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल डी और स्मॉल डी का मतलब क्या है। स्मॉल डी दिखा रहा है चेंज को, किसको दिखा रहा है? चेंज को, है ना, चेंज को दिखा रहा है, स्मॉल चेंज है इसलिए डी यूज किया जाए, है ना। अगर कैपिटल लार्जर चेंज होता, कैसा होता? लार्ज चेंज होता, तो फिर हम उसको किससे दिखाते हैं? डेल्टा से। ठीक है, ये बात मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताई है। तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? हीट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई रेज इन टेम्परेचर। ठीक है। तो टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा? टेम्परेचर में चेंज करने पर, टेम्परेचर को इसका मतलब क्या है अच्छे समझो, टेम्परेचर को चेंज करने पर कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, टेम्परेचर को चेंज करने पर कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। और मैंने अभी आपको बताया था कि हीट कैपेसिटी को किससे दिखाते हैं? हीट कैपेसिटी को दिखाते हैं हम लोग कैपिटल सी से। तो ये जो बन गया, ये जो बन गया, ये क्या बन गया? ये देखो
ये जो बन गया ये बेटा एज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। ऐसा क्या हो गया, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया कि C इज इक्वल टू क्या होगा, dq अपॉन dt। बात समझ में आ रही है, dq अपॉन dt। सर इसकी यूनिट्स क्या हो सकती हैं, यूनिट्स क्या हो सकती हैं, यूनिट क्या होंगी, देखो यूनिट्स, देखो यूनिट्स, यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं, है ना। आपको पता है हीट को किससे डिनोट किया जाता है, या तो जूल में दिखाते हैं, कैलोरी में दिखाते हैं। अभी मैं यूनिट्स भी लिखाऊंगा हीट की, है ना, एकदम लास्ट में लिखाऊंगा। अभी देखो जूल, टेम्परेचर को किस में दिखा सकते हैं, केल्विन में, तो क्या हो जाएगा जूल पर केल्विन। ओके, हीट को हम लोग कैलोरी में भी दिखा सकते हैं, तो कैलोरी, टेम्परेचर को इस बार भी मैंने किस में दिखाया, केल्विन में, तो क्या हो जाएगा कैलोरी, केल्विन का इनवर्स, और ये क्या कैलोरी, है ना, कैलोरी केल्विन इनवर्स। ओके सर टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी दिखाते हैं, तो क्या हो सकता है जूल डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, कैलोरी डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ऐसे यूनिट बताई जा सकती है किसकी, हीट कैपेसिटी की। किसकी यूनिट बताई जा सकती है बेटा, हीट कैपेसिटी की। ठीक है, हीट कैपेसिटी को हमने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी एक कैसी प्रॉपर्टी है, हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर, मास ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेगी। अगर आपने अमाउंट ज़्यादा ले लिया है और टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक रेस्ट करना है तो आपको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दैट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और आपको पता है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर, साइज ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हीट कैपेसिटी। अब हम आगे समझेंगे जो हमारी ये हेडिंग लगी हुई थी, क्या, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेते हैं सबसे पहले, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, देखो ये जो लाइन हमने लिखी है ना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 केल्विन। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी जो है, ये लाइन सेम है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नहीं, ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो आप ये समझो कि मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब क्या, पदार्थ, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, काम वही करना है, टेम्परेचर अभी भी रेज्ड करना है, टेम्परेचर अभी भी 1 डिग्री सेल्सियस तक ही रेज्ड करना है, लेकिन अब हमने जो सब्सटेंस लिया है, जो गिवन अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस हमने लिया है वो अब हमने मोल में लिया है, 1 मोल लिया है। कितना लिया है, 1 मोल। तो अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए हीट कैपेसिटी को डिफाइन करोगे तो आप उसको क्या बोलोगे, मोलर हीट कैपेसिटी। बात समझ में आ रही है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए अगर आपने हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया तो उसको आप क्या बोलोगे, मोलर हीट कैपेसिटी। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके सर, क्लियर है, आगे चलें। चलो, अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी को, किसको, मोलर हीट कैपेसिटी को, मोलर हीट कैपेसिटी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, भैया एक हीट कैपेसिटी ही तो है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, एक हीट कैपेसिटी है, बस डिफाइन है किसके लिए, 1 मोल के लिए। तो मैं लिख दूंगा यहाँ मोल ऑफ सब्सटेंस, मोल ऑफ सब्सटेंस, है ना, मोल ऑफ सब्सटेंस। क्लियर होते जा रहा है धीरे धीरे। देखो मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी ही है, लेकिन 1 मोल के लिए डिफाइन है। ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एक बात और याद रखना, अब मोल के लिए है, मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग, यह है कैपिटल सी और यहाँ लिखा हुआ है एम, तो इसको हम किससे दिखाते हैं, सी एम से, है ना, मोलर के लिए एम। ठीक है, सी एम इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी को किससे दिखाते हैं, कैपिटल सी से सर,
और 1 मोल के लिए डिफाइंड है। मोल को हम किससे दिखाते हैं? स्मॉल एन से, याद रखना है ना। मोल को डिफाइन करने का जो साइन होता है वो स्मॉल एन होता है, ठीक है। ओके, कुछ कुछ जगह बच्चे परेशान होते रहते हैं कभी कभी। ऐसा देखो, कुछ बुक्स में मोल ऐसे लिखा रहता है बेटा, कुछ बुक्स में मोल ऐसे लिखा रहता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही है ना, सेम ही है। चलो ओके सर, ठीक है। ये सी क्या है बेटा? ये सी है ना, पता है ना, ये हीट कैपेसिटी है। मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए डिवाइडेड है ना, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए डिफाइंड है, इसलिए हमने डिवाइडेड बाई क्या किया है? एन किया हुआ है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। हम किसकी बात कर लेते हैं? यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट क्या होगी? देखो, हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या थी? हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या थी? देखो, ध्यान दो ध्यान दो। हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या थी? जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, ठीक है। ये हो गई किसकी? हीट कैपेसिटी की। मोल है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा बेटा? मोल इनवर्स। ओके, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यस सर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं? जूल डिग्री सेल्सियस इनवर्स मोल इनवर्स, ओके, ठीक है। यहां देखो, यहां देखो, केल्विन, केल्विन की जगह पर हम क्या लिख देते हैं? डिग्री सेल्सियस, है ना, कैलोरी कैलोरी ही है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स भाई, और मोल इनवर्स, ओके। आई होप समझ में आ रहा होगा कि यूनिट कैसे लिख रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देखो, इतनी यूनिट तो किसकी है बेटा? इतनी यूनिट तो हमारी हीट कैपेसिटी की है ना। न्यूमरेटर में कौन आ रहा है? मोल, है ना। तो ये मोल को ऊपर लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो मोल इनवर्स हो जाएगा, ओके सर, ठीक है। डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, तो इसको न्यूमरेटर बनाओगे तो किस में आ जाएगा? वो मोल इनवर्स हो जाएगा, ओके। चलो ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो सिंपल सा फंडा है, किसके लिए डिफाइन है? 1 मोल के लिए डिफाइन है। किसके लिए डिफाइन है बेटा? 1 मोल के लिए डिफाइन है, ओके। ओके सर, ठीक है। आगे देखो, आगे अगर पूछे कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो जो मैंने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में आपको बताया था, उस समय मैं आपको बोल भी रहा था कि बेटा अभी के लिए आप याद रख लो कि जैसे हीट कैपेसिटी तो एक्सटेंसिव है, लेकिन अगर उसके सामने मोलर वर्ड लग गया तो वो किस में चली जाती है? इंटेंसिव में। मैंने उस टाइम आपको इसलिए बताया था कि उस टाइम आपको मैं बोल रहा था कि अभी के लिए याद रख लो, लेकिन अब मैं आपको बता सकता हूं कि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है। क्यों है? क्योंकि मैंने वहां एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवाया था कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो देखो, ये मोल किस में आता है? मोल एक्सटेंसिव है। हीट कैपेसिटी भी क्या है? एक्सटेंसिव है। तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या आएगा? इंटेंसिव। तो क्लियर हो गया। तो देखो, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग क्या लिख देते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी एक क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक कैसी प्रॉपर्टी है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ओके, ठीक है सर। अब हम पढ़ेंगे क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम किसको देखेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो, मैं ना हीट का पूरा ब्यौरा इस लेक्चर में आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। जितने भी हीट के टाइप्स हैं, जितना भी 12th क्लास में या नीट के पर्पज से, जेई के पर्पज से आपके सिलेबस के पास है, मैं सारी चीज़ें आज हीट में कवर कर देता हूँ। इसलिए थंबनेल में मैंने सिर्फ और सिर्फ हेडिंग रखी हुई है क्या? हीट। मतलब हम आज टोटल जितनी भी बातें करेंगे सारी की सारी किस पर होंगी? हीट पर ही होंगी। इज डेट क्लियर? चलो ठीक है, हेडिंग लगाते हैं। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बेटा स्मॉल सी से दिखाया जाता है। किससे? स्मॉल सी से, है ना, याद रखना, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख दूंगा तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये है अपना हमारा क्या? स्मॉल सी। लिख भी लेना यहाँ पर, इसको हम स्मॉल सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और मोलर को हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए, ठीक है। अब देखो, ये भी एक अमाउंट हीट कैपेसिटी ही है ना, ये भी हीट कैपेसिटी ही है, लेकिन मोलर किसके लिए डिफाइन थी? 1 मोल के लिए। वैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके लिए डिफाइंड है बेटा? ये है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए। इसके लिए ये 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ओके, इसके लिए डिफाइन है ये 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए।
कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट, टेम्परेचर को रेस्ट करना है 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जितनी हीट लगेगी उसको हम हीट कैपेसिटी बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें। अब मोलर में क्या है, 1 मोल के लिए डिफाइन है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके लिए डिफाइन है, 1 ग्राम के लिए डिफाइन है। बात समझ में आ रही, कंफ्यूजन में नहीं जाना है ना। देख लो एक बार देख भी लो, देखो हीट कैपेसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट है, क्यों है, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, रेस्ट करना है हमको क्या, टेम्परेचर गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कितना, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। इसी बात को अगर आपने मोल के लिए बताया तो मोलर हो गया, इसी बात को अगर आपने 1 ग्राम ऑफ के लिए बताया, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए बताया तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल c इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस, ओके। वेट ऑफ सब्सटेंस को हम मास नहीं बोल सकते क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। वेट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या, मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट लिख दो, है ना। मास या फिर क्या लिख दो, ज़्यादा अच्छा है तो मॉलिक्यूलर वेट लिख दो, हाँ लिख दो क्या, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, है ना। वेट, मास, है ना, केमिस्ट्री में एक ही चीज़ें हैं, फिजिक्स में अलग है, ठीक है ना। मास और जो वेट, वेट और जो मास वर्ड है बेटा वो केमिस्ट्री में एक ही है ना। लेकिन वेट और मास तो अलग अलग चीज़ें अगर आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो, ठीक है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स ये सब चीज़ें लग जाती, चलो फिजिक्स में नहीं जाते, केमिस्ट्री को समझते हैं, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाई मोलर वेट या फिर मॉलिकुलर वेट, ठीक है सर। स्मॉल c इज इक्वल टू, तो हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल C से। हीट कैपेसिटी को किससे दिखाते हैं, है ना। मॉलिकुलर वेट को हम किससे डिनोट कर देते हैं, m से, किससे डिनोट कर देंगे हम लोग, m से, ठीक है। और हमने मॉलिकुलर वेट भी किसके लिए कितने लिया है हमने, 1 ग्राम, कितना लिया है 1 ग्राम, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके लिए डिफाइंड है, कितना मॉलिकुलर वेट लोगे 1 ग्राम ही लेकर चलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 ग्राम, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यूनिट 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 देखते हैं, यूनिट सिंपल है बेटा, यूनिट सिंपल है। हीट कैपेसिटी की यूनिट आप अभी तक लिखते आए हैं, क्या है देखो, देखते जाओ, कंफ्यूज मत होना बस। जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, डिनोमिनेटर में क्या है ग्राम, ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर बनेगा तो क्या होगा, ग्राम इनवर्स हो जाएगा। इसी को हमने कैसे लिखा था, कैलोरी, केल्विन इनवर्स, ग्राम इनवर्स, है ना। और क्या कर सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, जूल डिग्री सेल्सियस, कैसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पर देखो, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको ये भी बात समझ में आ रही होगी कि जो मास है या मॉलिकुलर वेट जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हीट कैपेसिटी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या आएगा, इंटेंसिव आएगा, क्या आएगा, इंटेंसिव आएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर, ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है ये, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन हीट कैपेसिटी कैसी है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। कंफ्यूजन के घेरे में तो नहीं हो, चीजें समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, किसको देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। और ये सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ही काम के चीज हैं, ठीक है, बहुत काम की है ना। कुछ कुछ नए नए यहाँ पर और वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, थर्मोडायनेमिक्स में धीरे 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 चीज़ें समझ में आती है ना। ऐसा एकदम से सोचोगे कि चीज़ें समझ में आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इफ़ हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर,
हीट इज सप्लाइड, लिखता हूं मैं एक लाइन यहाँ, हीट इज सप्लाइड, है ना, एट 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 कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब हीट का सप्लाई किया गया है किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, कांस्टेंट प्रेशर पर, किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब ध्यान दो, पहला हीट का सप्लाई किया गया है किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पर। जब हीट का सप्लाई किया जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पर, तो हम हीट कैपेसिटी को किससे डिनोट करेंगे, सीपी से, किससे दिखाएंगे, सीपी से। हीट सप्लाई की गई है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, इसको हम दिखाएंगे किससे, सीवी से। इज डेट क्लियर, इज डेट क्लियर। हीट का सप्लाई किया गया है, हम समझ रहे हीट कैपेसिटी ही है ना, हम क्या समझ रहे हैं, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ही है। हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, किस पर सप्लाइड की गई है, प्रेशर को कांस्टेंट करके सप्लाई की गई है, और हीट का सप्लाई किया गया है किस पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ओके। अब देखो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, हीट कैपेसिटी डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी, ओके। किस पर काम हो रहा है बेटा, कांस्टेंट प्रेशर पर, तो पी। और अभी के लिए याद रखो कि कांस्टेंट प्रेशर पर, किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर अगर आपने हीट सप्लाई किए हो, या कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट सॉरी, टेम्परेचर नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पर, किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर डी क्यू जो है, किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर जो है डी क्यू जो बेटा, वो डी एच के बराबर होता है, किसके इक्वल टू होता है, वो डी एच के। अब एच क्या है, एच है एंथैल्पी, एच है क्या, एंथैल्पी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, हीट में चेंज, टी क्या है, चेंज ही तो है, हीट में चेंज कांस्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी में चेंज के बराबर होता है। क्या क्या बोला मैंने, क्या क्या बोला, क्या बोला, ध्यान दे बेटा, हीट में चेंज, हीट में चेंज कांस्टेंट प्रेशर पर किसके इक्वल होगा, एंथैल्पी में चेंज के इक्वल होगा। चीजें समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही है, ठीक है सर। यहां देखो, है ना, यहां देखो, ऐसा देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं, हीट कैपेसिटी क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी, पर बात किस पे की जा रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, बात किस पे की जा रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। तो ये भी याद रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट में चेंज, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट में चेंज टोटल एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा, इसमें किसके इक्वल होगा, टोटल एनर्जी के। ई क्या है बेटा, टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, है ना, कुछ बुक्स में इसको यू से भी दिखाते हैं, कैपिटल यू से, कुछ बुक्स में कैपिटल ई से दिखाते हैं, है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, चलो ये अभी मत लिखो, कंफ्यूजन में आ जाओगे नहीं तो, ठीक है। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट में चेंज, हीट में चेंज, चेंज है ना, डी चेंज को ही तो दिखा रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट में चेंज इंटरनल एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। तो यहां से दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। अब ये बड़े काम के हैं मेरे, ये इक्वेशन 1 भी मेरे बहुत काम का है, इक्वेशन 2 भी मेरे बहुत काम का है, ठीक है। यहाँ से सीपी सीवी, सीपी क्या है, हीट कैपेसिटी ही है सर, पर कांस्टेंट प्रेशर पर है। सीवी क्या है सर, वो भी हीट कैपेसिटी है लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। सीपी क्या है, हीट कैपेसिटी है भाई साहब लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर है। सीवी क्या है, हीट कैपेसिटी ही है लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम बहुत कुछ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है Cp इज इक्वल टू
डी एच अपॉन डी टी क्या है, डी एच अपॉन डी टी, डी एच अपॉन डी टी, डी, ओ माई गॉड, डी एच अपॉन डी टी, ठीक है, ये चीजें हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, डी एच इज इक्वल टू सी पी डी टी, डी एच इज इक्वल टू सी पी डी टी। ओके, बहुत ही काम का इक्वेशन है, बहुत ही ज्यादा, इसी को देख के लिखा गया है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लो, क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लो। इस इक्वेशन को देखकर हम ये लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन डी एस इज इक्वल टू, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बॉक्स में पैक करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। तो डी एस इज इक्वल टू सी पी डी टी, ओके, इक्वेशन वन से, ये पहली चीज। अगर मैं इसी इक्वेशन को फॉर एन मोल्स के लिए लिखूं, किसके लिए लिखूं, फॉर एन मोल्स, फॉर एन मोल्स, ध्यान से समझना, ध्यान से, फॉर एन मोल्स, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, डी एच इज इक्वल टू, मोल के लिए है ना, फॉर एन मोल, एन सी पी डी टी, एन सी पी डी टी, मोल के लिए है ना, एन सी पी डी टी, ओके। और मैं मोल के लिए बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सी पी एम, ये है ना, क्योंकि देखो मोल के लिए बात कर रहा है मतलब मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है, और हम बात किस पे कर रहे हैं, पूरा इक्वेशन वन किसके लिए, कांस्टेंट प्रेशर पे बात की जा रही है, किस पे बात की जा रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो देखो मैं इसको और थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा, ये ऐसा, समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात है, ठीक है, डी, ओके, ये भी बहुत काम का इक्वेशन है, बॉक्स में डालो, बॉक्स में डालो, बॉक्स में डालो, ये कैपिटल सी है बेटा, है ना, ये, ठीक है। थर्ड, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं इसी इक्वेशन को लिखूंगा फॉर, फॉर एम ग्राम, फॉर एम ग्राम। अब देखो ग्राम की बात आ रही है तो यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है ना। देखो डेल्टा एस इज इक्वल टू, एम ग्राम के लिए बात की जा रही तो एम, यहाँ पर स्मॉल सी बनाना बेटा, क्योंकि अगर हम ग्राम की बात कर रहे हैं, अगर हम 1 ग्राम की बात करते तो वहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाती, स्मॉल सी, कांस्टेंट प्रेशर पर है, पूरा ये जो है किस पर है, कांस्टेंट प्रेशर पर है, पी, ठीक है। अब इसमें एम नहीं लगाएंगे ना, एम हम तभी यूज करते हैं एब्रीवेशन जब मोलर की बात की जाती है, डी टी। थर्ड इंपॉर्टेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, वो भी हम क्या करते हैं, बॉक्स में पैक कर देते हैं, ये ये, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन वन से हमने, सभी इंपॉर्टेंट है बेटा, सभी चीजें स्टार मार्क है, स्टार मार्क चीजें, ठीक है, ये ओके। आगे चले, ठीक है सर, आगे चलते हैं। इक्वेशन टू से, इक्वेशन टू से भी हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन टू। इक्वेशन टू क्या था, इक्वेशन टू क्या था, CV इज इक्वल टू, ऐसा आया था, अरे हाँ या ना, ऐसे ही तो आया था, देख लो ना इधर, ठीक है। चलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, डेल ई इज इक्वल टू CV dt, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, डेल ई इज इक्वल टू CV dt, ओके। इस चीज को भी मैं फॉर एनिमल के लिए लिख सकता हूँ, लिख देते हैं, फॉर एनिमल, और फॉर एनिमल, फॉर एनिमल, तो एनिमल के लिए क्या हो जाएगा, डेल ई इज इक्वल टू, डेल ई इज इक्वल टू, एन मोल के लिए है तो एन, और मोल के लिए मोलर हीट कैपेसिटी आ जाती है इसलिए, और हम बात किस पे कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो CVM, ओके। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना, तो इक्वेशन नंबर सेकंड है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिखा गया था, ठीक है, हाँ ना, देख लो कांस्टेंट वॉल्यूम पे था ना, ठीक, dt, ओके।
क्या इसी बात को सर फॉर एम ग्राम के लिए लिख ले? ग्राम की बात आ रही है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी डेल ई इज इक्वल टू एम, डेल ई इज इक्वल टू एम, एम स्मॉल सी, क्योंकि क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी से दिखाते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात हो रही है, डी टी। आई होप आपको ये सारी मैथमेटिकली टर्म्स समझ में आई होगी, ये सारे आपको मैथमेटिकली फॉर्मूले समझ में आए होंगे, ये बहुत काम के हैं, है ना, बहुत ज़्यादा काम के फॉर्मूले हैं ये बेटा, ठीक है, ये ठीक है ना। एक मिनट, ये वाला फॉर्मूला, ये ठीक है, अब देख लो, अब इस स्लाइड को आप अच्छे से देख लो, आई होप आपसे समझ में आ गया होगा कि हम कैसे फॉर्मूले जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, कब हम फॉर एन मोल के लिए जनरेट कर रहे हैं, कब हम एम ग्राम के लिए जनरेट किए हमने फॉर्मूले, तो जितने भी फॉर्मूले हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख के लिखे गए हैं, ठीक है। और एक बात क्या, ये वाली कि डी क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डी एच, डी क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डी ई, ठीक है, ई इंटरनल एनर्जी, एच एंथैल्पी, ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब कहाँ चलेंगे आगे, देखो मैं हीट के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूं कि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। अब ये जो सीपी और सीवी है, मतलब हीट, एक प्रकार की हीट कैपेसिटी ही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशनशिप जनरेट करते हैं, ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, सीपी एंड सीवी, देखो ये मेरी मेन हेडिंग भी है बेटा, देखो ये देखो, ये स्टार्ट मैंने यहीं से किया, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, ठीक है, चलिए चलिए चलिए, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस, यहाँ भी आपको एक नई चीज समझ में आएगी, एक नया फॉर्मूला, एक नया मैथमेटिकली फॉर्मूला आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा, वो क्या है सर, वो है ये H इज इक्वल टू, H मीन्स एंथैल्पी, H इज इक्वल टू E प्लस पीवी, है ना, एंथैल्पी जो है बेटा एनर्जी का ही एक फॉर्म है, एक प्रकार की एनर्जी ही है, ठीक है, और ये जो H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी जो इक्वेशन है, ये एंथैल्पी का मैथमेटिकली इक्वेशन है, ओके, ठीक है सर, याद रखेंगे आप, याद रख लेना, आगे भी बहुत बारी आएगा ये, ठीक है ना, ठीक, ठीक है सर, आगे चलते, आइडियल गैस के लिए, किसके लिए, आइडियल गैस जो होती हैं, जितनी भी आइडियल गैसेस हैं, जितनी भी आइडियल गैसेस हैं वो एक इक्वेशन को फॉलो करती हैं, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, किसको फॉलो करती हैं, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब हम बात किसके लिए कर रहे हैं, 1 मोल के लिए, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 1, एन इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो पीवी इज इक्वल टू, एक टाइप का डेरिवेशन है ना ये, एन इज इक्वल टू 1 और पीवी इज इक्वल टू क्या होगा आर टी, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू आर टी, ये पीवी इज इक्वल टू आर टी जो आया है इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया आर टी, ठीक है, पीवी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया आर टी। अब ये जो इक्वेशन मेरा आया है ना, मैं इक्वेशन 1 2 ए बी सी ऐसा करते हैं, है ना, तो हम क्या कर देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, इसको हम दे देते हैं क्या इक्वेशन 2, ओके, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी मन टेम्परेचर, ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन आता होगा सभी को, डिफ्रेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू टी,
ठीक है, डिफरेंशिएटेड कर देंगे हम इसको, डिफरेंशिएट करेंगे। ओके ठीक है सर, कैसे करेंगे देखो, डी एच अपॉन डी टी, डी एच अपॉन डी टी, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, डी ई अपॉन डी टी, डी ई अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस, अब देखो आर जो है वो गैस कांस्टेंट है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा आर क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता नहीं है, तो कांस्टेंट को हमने क्या कर दिया, बाहर रख दिया, तो क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन डी टी, डी टी अपॉन डी टी, है ना, क्या लिखेंगे देखो, आर क्या था, कांस्टेंट था, आर क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ठीक है, ओके, अब आगे देखो, अब आगे देखो, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटेड नहीं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, अब आगे डी एच अपॉन डी टी जो है, देखो इधर डी एच अपॉन डी टी किसके इक्वल आता है, सीपी के, तो मैं क्या इसके जगह पे सीपी रख सकता हूँ, बिल्कुल सर रख सकते हैं आप, सीपी इज इक्वल टू डीई अपॉन डी टी किसके इक्वल आता है, सीवी, तो मैं इसके जगह पे क्या रख दिया, सीवी, ओके, क्या रख दिया मैंने, सीवी, प्लस टी का डिफरेंशिएट किया गया है टी के रिस्पेक्ट में, 1 आएगा, की वैल्यू क्या आएगी, 1, ओके, तो सिर्फ बच क्या गया आर, तो ये हो गया आर, ये Cp इज इक्वल टू CV प्लस आर, Cp इज इक्वल टू CV प्लस आर। फिर मेयर करके एक साइंटिस्ट था जिसने ये चीजें जनरेट किया था, उसका नाम क्या था, मेयर, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, Cp माइनस CV इज इक्वल टू आर, बहुत काम का इक्वेशन है, बहुत 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 ज्यादा, ये आ गया रिलेशनशिप बिटवीन Cp, रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड CV, क्या आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड CV, क्या आया, क्या आया, क्या आया, देखो देखो देखो, Cp माइनस CV इज इक्वल टू आर, इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, मेयर ने बताया था, तो मेयर का इक्वेशन, तो क्या बोलते हैं हम लोग, मेयर्स इक्वेशन, क्या बोलते हैं हम इसको, मेयर्स इक्वेशन, मेयर्स इक्वेशन, मेयर्स, ओके, ये चीज है। और एक चीज देखो, Cp और CV, Cp और CV का जो रेशियो है, Cp एंड CV, Cp एंड CV, Cp एंड CV का जो रेशियो है बेटा वो आता है गामा के इजिकल टू, किसके इजिकल टू आता है, गामा के इजिकल टू, और गामा को हम क्या बोलते हैं, गामा की वैल्यू अलग अलग होती है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए अलग है, डाया एटॉमिक के लिए अलग है, डाया एटॉमिक मतलब O2 N2, है ना, ये सब डाया एटॉमिक हो गई, मोनो एटॉमिक में कौन आ गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, और पॉली एटॉमिक में NH3 एक गैस ही तो है, NH3 है, बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो पॉली एटॉमिक का मतलब होता है जो एक से ज्यादा एटम से मिले, डायटोमिक का मतलब है कि 2 एटम से मिलकर जो गैस बनेगी उसको डायटोमिक बोलेंगे, मोनो एटॉमिक मतलब जिसमें एक ही एटम हो, और मोनो एटॉमिक गैस कौन सी हैं, इन योर केमिस्ट्री ओनली आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब है ना, मतलब नोबल गैसेस, ओके। गामा, व्हाट इज गामा, गामा इज अ पॉइजन रेशियो, गामा को हम क्या बोलते हैं बेटा, गामा को क्या बोलेंगे हम लोग, पॉइजन रेशियो, क्या बोलेंगे हम इसको, पॉइजन रेशियो, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, पॉइजन्स रेशियो, ओके, पॉइजन्स रेशियो। अब इसकी जहाँ जरूरत पड़ने वाली है वहाँ पर मैं जब इसके क्वेश्चंस वगैरह हम सॉल्व करेंगे तो मैं बताऊंगा भी और भी गामा के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन बहुत ज़्यादा काम के हैं, ये दोनों इक्वेशन बहुत ज़्यादा काम के हैं, स्टार मार्क लगा के लिख लो, है ना, स्टार मार्क वाले इक्वेशंस हैं ये, ठीक है, ये दोनों, एक तो क्या, Cp माइनस CV इज इक्वल टू आर, मतलब ये रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड CV, ओके, और Cp और CV का जो रेशियो है, Cp और CV का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आएगा, गामा के इक्वल में आएगा, और गामा इज अ पॉइजन्स रेशियो, ओके, ठीक है। अब लास्ट में हम देखते हैं यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट, सर अभी तो आपने बताया बहुत सारी, है ना, यूनिट ऑफ हीट थोड़ा समझ लो इसको, देखो हीट की बहुत सारी यूनिट्स हैं, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जूल है बोला, कैलोरी है बोला, ठीक है, और एटीएम लीटर भी होती है बेटा, अर्ग भी होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा लास्ट में देख लेते हैं, थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जो कैलोरी है ना, क्या चीज, कैलोरी, कैलोरी, जो कैलोरी है एक्चुअल में कैसे डिफाइन है उसको समझना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जर्नल वे में समझना बहुत जरूरी है, ठीक है,
क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, क्या लिखूंगा मैं, क्वांटिटी ऑफ हीट, वही लाइन जो पहले लिखा था, तो हेडिंग में लिखी हुई थी, जो बुकिश लैंग्वेज सबसे पहले जहां से लेक्चर स्टार्ट हुआ था। क्वांटिटी ऑफ हीट required to raise quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बड़े काम की चीज है, किसी ने पूछ लिया चलते फिरते कैलोरी तो उसको यही बताना, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर के लिए है, कैलोरी किसके लिए डिफाइंड है, कैलोरी यूनिट जो डिफाइंड है वो किसके लिए है, वाटर के लिए, ऐसा समझ लो। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज्ड करना है तो आपको जितनी हीट की रिक्वायर्ड होगी उस हीट रिक्वायर्ड को हम क्या बोलते हैं, कैलोरी बोलते हैं। ठीक है बेटा, वैसे तो ये 8th 9th में भी रहता है। ठीक है, 1 कैलोरी यूनिट कन्वर्जन समझ लो, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। अप्रोक्सीमेटली इसको 4.2 जूल भी लेकर चलते हैं, अप्रोक्सीमेटली कितना लेकर चलते हैं, 4.2। ओके, एक और यूनिट होती है हीट की, इसकी यूनिट ऑफ हीट एटीएम लीटर, 1 एटीएम लीटर। सर यूनिट कन्वर्जन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन से ही आपको क्वेश्चंस में डिस्टर्बेंस करेंगे। क्वेश्चन जब आएंगे तो यूनिट एटीएम लीटर में क्वेश्चन दिया रहेगा और जो उसके ऑप्शंस बने रहेंगे वो जूल में रहेंगे, तो जब तक आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आएगा आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज यही वाली होने वाली है। 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल। ओके, 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल। ठीक है ये सर, और अगर एटीएम लीटर को हमें चेंज करना है किसमें, कैलोरी में, एटीएम लीटर को चेंज करना है किसमें, कैलोरी में, तो क्या होगा 24.206 कैलोरी। ओके, क्या बोला मैंने, 0.206 किसमें चला गया, कैलोरी में, 24.206 कैलोरी। ओके, अगर इसे अर्ग सेकंड में, इसी यूनिट को अर्ग सेकंड नहीं, अर्ग में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 101.3 इंटू 101.3 इंटू 10⁻⁷ अर्ग। ओके, यूनिट कन्वर्जन बता रहा हूं मैं। और ये जो कैलोरी है, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ये 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस आता है। कितना आता है बेटा ये, 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ढंग से समझ लो एक बार चीजों को। एक बार देखो, कैलोरी क्या है, कैलोरी यूनिट ऑफ हीट ही है ना, हीट की ही यूनिट है, लेकिन डिफाइंड है 1 ग्राम ऑफ वाटर लिए तो, और कितनी आई थी 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन उसको समझ लो एक बार। 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है, 4.184 जूल। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली हम कितना लेके चलते हैं, 4.2 जूल। ठीक है ना, 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 101.3 जूल। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है। ठीक है, इसी में सबसे ज्यादा सवाल आएंगे। ठीक है, अगर हमने एटीएम लीटर को कैलोरी में चेंज करना है तो 24.206 कैलोरी। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम अर्ग में लिखना है तो 101.3 इंटू 10⁻⁷ 24.206 कैलोरी, एंड अर्ग में जाएंगे तो 101.3 इंटू 10⁻⁷ अर्ग। ओके, तो ये यूनिट ऑफ हीट और अलग जो यूनिट्स हैं हीट की वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, जूल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और एटीएम लीटर ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको दिखाई देगा, कैलोरी भी दिखाई देगा। तो 1 कैलोरी को अगर हमें जूल में चेंज करना है तो बता दिया मैंने आपको, एटीएम लीटर को जूल में चेंज करना है तो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको ये भी बताया कि एटीएम लीटर को हम कैलोरी में कैसे चेंज कर सकते हैं,
है ना। एक दो बार मेरे साथ ही दोहरा लोगे तो आपको याद हो जाएगा कि 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल, है ना। अगला क्या है, 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 24.206 कैलोरी, ओके। एंड 1 एटीएम लीटर को अगर अर्ग में चेंज करना है तो क्या करोगे, अर्ग सेकंड बार बार आ जाता है मुंह में, अर्ग में चेंज करना है तो क्या करोगे, 101.3 इंटू 10⁻⁷ अर्ग, ओके। ठीक है सर। तो आज हम लोगों ने कितनी चीजें कवर की, सिर्फ और सिर्फ हमने डिस्क्रिप्शन वे में हमने किसको समझा है, हीट को समझा है। हीट को समझने के बाद हमने रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी को समझा, हीट से स्टार्ट करके चले, है ना। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ और भी टाइप्स की हीट्स हैं, जैसे हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप इसको टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी में लेकर चल लीजिए या टाइप ऑफ हीट में लेकर चल लीजिए, जैसा आपकी मर्जी। फिर हमने इसको सभी चीज़ों को हमने किस में समझा, एक डिस्क्रिप्टिव वे में समझा हमने। और मैंने आपको जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जहाँ जहाँ स्टार मार्क वाली चीज़ें थी, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, अभी मैं क्वेश्चंस लेकर नहीं आया हूँ, पर आफ्टर सम टाइम मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, है ना। इजीएस्ट क्वेश्चन भी करेंगे, टफेस्ट वाले भी करेंगे, मॉडरेट क्वेश्चंस भी करेंगे, ओके बेटा। तो देखिए, अब जो आपका बस एक ही काम है कि आपको लेक्चर्स ईमानदारी से पूरे पूरे देखने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, चैनल को लाइक कीजिए, है ना। बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा अपना, कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आ जाए कि कौन सा लेक्चर कब आने वाला है, क्या आने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच।